मानवीय इतिहास में कई सारी घटनाएं होती है। कुछ अच्छी घटनाएं जो मानवता को गर्व महसूस कराती है और कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो मानवता को शर्मसार कराती है। लेकिन कुछ घटनाओं को, कुछ मुद्दों को स्वार्थवश छुपाया जाता है और एक समय के बाद फिर उसे उजागर किया जाता है। ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लेखक आते हैं, ऐसे फिल्मकार आते हैं, ऐसे साहित्यकार आते हैं जो उस सच को सामने लाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उस सच की विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी को भी जानने की आवश्यकता होती है कि यह सच कहीं किसी राजनीतिक या सामाजिक स्वार्थ के लिए प्रेरित होकर तो नहीं लाया जा रहा है। तो वर्तमान समय में चर्चित एक फिल्म द केरला स्टोरी के विश्वसनीयता के ऊपर और इसकी आवश्यकता के ऊपर दोनों विषयों में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक व्यक्ति है, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर फैक्ट्स के बारे में और सच के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा जगत के किसी व्यक्ति से बात करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हमारे साथ है रवि कुमार जी। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे चर्चा करेंगे और कई सारी सत्यों को जानेंगे। तो रवि जी, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आपके माध्यम से हम द केरला स्टोरी की विश्वसनीयता के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसमें कितनी सत्यता है और सार्थकता है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो रवि जी, ये जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, आपने देखी ही होगी क्योंकि आप जुड़े हुए हैं फैक्ट्स के जगत से, शिक्षा के जगत से। क्या लगता है आपको इस मूवी की विश्वसनीयता और यथार्थता कितनी है वर्तमान समय के लिए? देखिए मैडम, जो है ना, इस मूवी को देखकर मुझे फ्रांस के महान लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक अल्बर्ट कैमस की लिखी हुई किताब याद आती है। वो कहते हैं, फिक्शन इज द लाई, सो वी टेल ट्रूथ। हिंदी में आप दर्शकों को बताने आप कल्पना वह झूठ है जिसके माध्यम से हम सच को दिखाते हैं। कल्पना वह झूठ है जिसके माध्यम से हम सच को दिखाते हैं। क्या बात है। हाँ, ये बात फिक्शन इज द लाई, सो वी टेल द ट्रूथ। तो अब मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़े हैं। उनका कहना है, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। जब हम फिल्मों की बात करते हैं या उपन्यासों की बात करते हैं तो यह भी साहित्य का ही एक पार्ट होता है। थोड़ा सा अलग है लेकिन साहित्य का एक पार्ट होता है। जब आप या तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ ले या राष्ट्रकवि दिनकर को पढ़ ले, उनकी सारी कहानियां वो कल्पना ही है। ऐसा नहीं सारी कहानियां फैक्ट है। कई सारी कल्पनाओं के माध्यम से वो सत्य वो सच को दिखाते हैं, वो समाज के सच को दिखाता है। तो उसी तरह से द केरला स्टोरी में भी काल्पनिक है लेकिन सच को दिखाया गया है। कई सारे फैक्ट्स है इसमें जो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपके जवाब से ही करना चाहता हूँ कि जैसे कहानीकार कहानी लिखते हैं तो वो अपने कल्पना के माध्यम से सच को दिखाते हैं, लेकिन एक ये कहना कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी पे आधारित है और इसकी एक एक तथ्य सत्य है और इस समाज का एक घिनौना सच को दिखाता है। तो जब आप एक ऐसे फिल्म को बनाते हैं जो ट्रू स्टोरी पे आधारित है तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें बताई गई एक एक बात सत्य हो। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, कल्पना की इतनी आज़ादी कहाँ तक ठीक है? देखिए, जब हम द केरला स्टोरी पे ही आते हैं तो आपका काउंटर क्वेश्चन है उसी की बात है। द केरला स्टोरी पे ही आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी 2016 में। रिपोर्ट में क्या कहते हैं, केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया। इसके अलावा उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब उसने देश छोड़ी तो वो 8 महीने की गर्भवती थी। ये बीबीसी का रिपोर्ट है। 8 महीने की गर्भवती थी जी। और जब फिल्म की बात की तो फिल्मों में भी इसी चीज को दर्शाया गया कि किस तरह से जो कुछ ऐसे रिलीजन्स है उनको टारगेट किया जाता है, उनकी युक्तियों को टारगेट किया जाता है और झूठा झांसा देकर उनको अपने जाल में फंसाया जाता है, चाहे वो प्रेम चाल हो या फिर धर्मांतरण में हो। तो क्या किसी आतंकवादी का कोई धर्म हो सकता है? आतंक का कोई रिलीजन होता है? देखिए, आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता। बट किसी एक समूह पे, किसी एक रिलीजन पे फोकस करना, किसी एक रिलीजन को टारगेट करना गलत है। इट्स नॉट फेयर। तो इसी में मैं अब फैक्ट पे आऊँगा। जैसे केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि कुछ, शायद अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप मुझे सही करेंगे, कि 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरण के द्वारा, रिलीजन को कन्वर्ट करके द्वारा ISI में भेजा गया था। शायद उन्हें ये बताया गया था, उन्हें ये एहसास दिलाया गया था कि देखो तुम्हारा धर्म क्या है, यहाँ आओ और ये जिहाद जो कर रहे हो तुम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, ऐसा कुछ करो। तो और जब ये टीजर आई, सारे रिपोर्ट्स बाहर आए और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया
तो 32,000 की संख्या 3 में आ गई। तो इस बात में एक सवाल तो उठता है कि अगर आप 32,000 बोल रहे थे और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 है, तो आपकी विश्वसनीयता कितनी है? देखिए, ये 32,000 ये भी करेक्ट फैक्ट नहीं है, और ये 3,000 ये भी करेक्ट फैक्ट नहीं है। करेक्ट फिर क्या है? बता रहा हूँ मैं, लेट मी टेल यू। इनके जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सिंह, उनका क्या कहना है, ओके। वही ओमान चांदी जो केरल के एक्टिव मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ही 2010 के आसपास कहा था, एक जो उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में, पिछले 5 वर्षों में केरला से ही ऐसे हर वर्ष 2500 से लेकर 3,000 लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको ISIS भेजा जा रहा है हर हर वर्ष? वर्ष। तो वहां से ये फैक्ट निकल कर आता है। अगर ये हम डाटा उसको- ऑन रिकॉर्ड है? ये डाटा उनका कहना था। अच्छा, हाँ, उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट थी ना? करेक्ट। ऑन रिकॉर्ड की हम बात करें तो हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट से लेकर पूर्व CM तक सवाल उठा चुके हैं इस पे। ओके। उनका क्या कहना है, हाईकोर्ट ने एक बार ही नहीं 2 बार कहा था कि भाई केरल में जो है धर्मांतरण की समस्या बढ़ती जा रही है, आप इस पे, केरल सरकार से कहा था कि आप इस पे सख्त कदम उठाइए। बिल्कुल। पर केरल सरकार हमेशा लेफ्ट में ही रही, उनका कोई भी ऐसा कदम नहीं हुआ जो सख्त हो। लेफ्ट सबके कहते प्रति। हैं या आप सॉफ्ट कह रहे हैं? लेफ्ट मतलब फिर आप वामपंथ को कह रहे हैं, तो लेफ्ट रही या सॉफ्ट रही, मतलब उदासीन रही? वो उदासीन ही नहीं और लेफ्ट में ही रही, लेफ्ट ही कह सकते हैं इसको, अच्छा, मतलब फिर भी सॉफ्ट नहीं कह सकते। वामपंथ के बारे में आप कह रहे हैं? वामपंथ के बारे में। मार्क्सवादी लोग। इस बारे में आपने बताया कि ये सारी फैक्ट्स हैं और ऑन रिकॉर्ड है, और स्टेटमेंट भी आप बड़े बड़े लोगों का बता रहे हैं। Correct। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, इस फिल्म को देखना जरूरी है, आपकी बातों से मुझे इतना पता चल गया, क्योंकि ये एक ऐसे सत्य को उजागर कर रहा है जो कि समाज का एक बहुत घिनौना सत्य है, और किसी एक धर्म को इस तरह से टारगेट करना गलत है। क्या इस फिल्म के सारी चीजों को एज इट इज विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि डिस्क्लेमर में खुद लिखा गया है कि इसमें कुछ नाटकीय रूपांतरण भी किया गया है? क्योंकि रूपांतरण, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था जी। ये कल्पना होती है। हाँ। कल्पना होती है, फिक्शन इज द वे ऑफ, फिक्शन इज द लाई, ट्रूथ वी टेल द ट्रूथ। ये कल्पना है, इसके तहत हम सच को दिखाते हैं, सच को बताते हैं कि ये सच है समाज का। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया, और ये सिर्फ भारत का ही रिपोर्ट नहीं है, ऐसा पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी देशों ने एक बार रिसर्च किया था, उसमें पता चला था कि इस्लामवादी चरमपंथी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज की ओर से मिली आजादी का इस्तेमाल कर उन्हें भीतर से नष्ट करना होता है। ओके ओके। जब हम लोकतांत्रिक आजादी की बात करते हैं तो हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और 28 की तीनों धार्मिक आजादी देता है। आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हाँ। धार्मिक प्रचारों में हिस्सा ले ये तो सकते हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए आजादी दी गई। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो है वो कुछ इस्लामिक राष्ट्रों के द्वारा या इस्लामिक संगठनों के द्वारा उन राष्ट्रों पे अटैक किया जाता है कि लोकतंत्र शायद खत्म हो जाए और एक तानाशाह जन्म ले। अब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा हूँ। ओके। ये उनका जो टारगेट होता है कि अपने धर्म को इतना मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और युवाओं को इन्फ्लुएंस करके हम ISIS में लाएं। तो उसके लिए तो ऐसे कंट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार हो, क्योंकि जहाँ पे तानाशाह सरकार है वहाँ पे वो टारगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे उनका दाल नहीं कर सकता। ओके। क्योंकि वहाँ पे धर्म को आचरण करने की आजादी तो मिलती है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार खुले तौर पर नहीं कर सकते, अपने धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं। अब मेरे मन में इन सारी विषयों पे बात करने के बाद एक सवाल आता है, जैसे इससे पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, Correct। और अब आ रही है द केरला स्टोरी। तो इस दोनों फिल्म को लेके हमारे भारतीय राजनीति में जो परिदृश्य बना, जो कश्मीर फाइल्स के समय माहौल बनी और जो अब बन रही है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कुछ हद तक राजनीतिक रूप से ये है, मूवी राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित है? जब हम राजनीतिक की बात करते हैं तो भारत में अक्सर देखा जाता है, मैं खुल के आपसे पूछ लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रोपेगेंडा का प्रचार किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हित को लेके प्रोत्साहित है, जो कश्मीर फाइल्स में पहले माहौल बनाया गया था? राजनीतिक हित की बात करें तो हमेशा से ही कोई भी लोकतांत्रिक देश हो वहाँ पे विपक्ष रहते हैं, और विपक्ष का उतना सख्त होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि की अब बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा था कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया, रिपोर्ट से भी पता चलता है कि कई सारी चीजें ऐसी हो रही जो समाज में नहीं होना चाहिए,
उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये सच इतना दर्दनाक सच है, इतनी दर्दनाक दास्तां है जो दूर तक कपा देती है। अब भारतीय जनता पार्टी उस क्या बारे कर में रही मैं है? आपकी राय हाँ, जानना चाहता भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो खुलकर स्टैंड ले रही है, पब्लिक के साथ आ रही है। उनका ये कहना है, वो हिम्मत दिखा रही है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम इस चीज को रोकेंगे। अगर कोई यहाँ पे हिम्मत दिखा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। हिम्मत दिखाना कौन सी बुरी बात है? अगर बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अगर आप विपक्ष में खड़े तो आप हिम्मत दिखाइए सर, जनता आपके साथ होगी। तो जो हिम्मत दिखाएंगे, जो स्टैंड लेंगे, जनता उनके साथ रहेगी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है और आपके बात से मैं सहमत भी हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस तरह के मुद्दों को सामने लाना जरूरी है जो कि समाज में इतिहास में गलत हुआ था, लेकिन उसी तरफ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक आई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर और जिनको बैन किया गया था बाकायदा और उनके पत्रकारों को निजी रूप से टारगेट किया गया। तो अगर इस रूप में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो मुझे महाकवि कुमार विश्वास जी की इन पंक्तियां याद आती है कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। तो इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो भी पार्टियां आई है, और ये हर जगह होता है, सिर्फ भारत में ही नहीं। अगर उनके सरकार पे कुछ इस तरह की घटनाएं आती, कुछ इस तरह के न्यूज आते तो उनकी सरकार को हिलाकर रखते थे। तो वो चाहते हैं कि ये सच दबा है ताकि हम पार्टी में बने रहें। उनका यहाँ पे ये स्टैंड उनका गलत था, लेकिन हाँ, तो हम उनका भी विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं और उनसे भी सच जानने की कोशिश करते हैं क्या सच है। पर जब यहाँ पे अभी हम इस सच पे हैं तो ये सच है, सपोर्ट करेंगे। द केरला स्टोरी पे हम इसका सपोर्ट करेंगे, जो सच है हम उसके साथ रहेंगे निश्चित रूप से। तो आप सार रूप से अब बहुत सारी विषयों पे बात हो चुकी है, आप हमारे दर्शकों को ये बताने की कृपा करें कि इस मूवी को देखना कितना जरूरी है और क्यों हर व्यक्ति को इस फिल्म को देखनी चाहिए, ताकि किसी एक समाज को जिस तरह से टारगेट बनाया जाता है जो आप कह रहे थे, आपके अनुसार आपकी राय क्या है इसमें आप बताइए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो द कश्मीर फाइल्स है या द केरला स्टोरी हो, एक ऐसी नहीं कि कोई पहली मूवी है या फिर सिर्फ भारत में ही हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की ये कहानी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ शेयर करूंगा। मतलब भारत के बाहर भी ऐसी कुछ फिल्में बनी हैं? कई सारे फिल्में बन चुकी हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप, बताइए। जैसे आप अमेरिकी ड्रामा फिल्म एक आई थी, नॉट विदाउट माई डॉटर, नॉट विदाउट माई डॉटर। ओके ओके। दूसरी फिल्म मैं वेब सीरीज खलीफा की बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आप देख सकते हैं। पब्लिक को भी यही कहना चाहता हूँ, आप देखिए। बिल्कुल। बीबीसी की जिहादी ब्राइड्स। तीसरी फिल्म है फ्रांस की हेवन विल वेट। ओके। और अंततः एक बड़ा रिसर्च किया है आपने इस विषय में। बेहद दर्दनाक स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री सबाया। राइट। ये सारी चीजें किस तरह से द केरला स्टोरी से संबंधित है? सबाया हो, जिहादी ब्राइड से, ये सारी स्टोरी द केरला, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, सारी जो फिल्में बनी है, तो केरला स्टोरी से ही संबंधित है। इन सभी चीजों में दिखाया गया कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथी जो है, ओके, वो किसी या तो ईसाई रिलीजन हो या फिर हिंदू रिलीजन हो, उनके टारगेट करते हैं, उनकी युवाओं पे टारगेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। उसके बाद सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, वहां भेजते हैं। वो ये सारा सच है, ये हमारे समाज का सच है। इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम गुलामी की ओर करते हैं। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को इस संदेश के साथ विदा करना चाहेंगे, वो आप अपनी भाषा में कह दें। मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री आए, फिल्म आए, वेब सीरीज आए, आप उसे देखें, आप उसे पूरी तरह स्वीकार ना करें, आप उसके पीछे खुद से रिसर्च करें और देखिए कि कहाँ तक सही है और हमें किस स्टैंड में खड़ा होना है, कहाँ तक हमें स्टैंड लेना है, किस तरफ हमें खड़ा होना है। जो सच हो आप उसका साथ दीजिए। अगर कोई भी पार्टी सरकार में जो गलत करती है आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन अगर वो सही रहती है, अगर वो किसी सही चीज का कुछ गलत हो रहा है वहां पर स्टैंड ले, तो आप उनका साथ दीजिए, आप बेशक साथ दीजिए। तो यही मेरा संदेश है आप सभी से। देखिए, फिल्म को देखिए और जितना ज्यादा हो सके समाज में मैसेज फैलाइए कि इन सब चीजों से हम बाहर आए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। तो ये हमारे साथ थे
रवि कुमार जी, जो शिक्षा जगत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनकी जो रिसर्च होती है वो फैक्ट पे आधारित होती है। तो आज हमने द केरला स्टोरी पे बातें करी, बाकी सारी चीजें आपको रवि जी ने बता ही दिया है, मुझे कुछ कहने की और आवश्यकता है नहीं। तो इसी तरह की और भी विषयों पे और भी मुद्दों पे समाज के सत्य को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तो इस तरह के वीडियोस पे अपने राय आप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा इससे। धन्यवाद, जय हिंद।